जैसा कि हम इसके 30 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में WTO की एक मीटिंग होने जा रही है, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग के नाम से कहलाती है, हर 2 साल में होती है। और इस बार कोरोना के कारण से ये 4 साल में हो रही है। तो अहम मीटिंग है और हर व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर, हर एक व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी के समझौतों से पड़ता कि नहीं पड़ता, लेकिन WTO का जो समझौता है वो हर एक व्यक्ति पे कोई न कोई इम्पैक्ट डालता है। और उसी बात को हम नजर रखते हुए हम इस बात पे चिंतन करेंगे कि आखिर ये WTO की मीटिंग होगी, इसके ऊपर हम कौन सी बात की नजर रखें, उस पे हम क्या सोचें, ताकि हम 30 तारीख से ही उस पे अपना एक फोकस लगा दें। तो 21 की मीटिंग है, 28 का हो सका कोई टॉपिक बचेगा या स्पेशल कोई गेस्ट अटैच होगा हमारे से, तब हम करेंगे, बाकी ये करेंगे। WTO की मोटी मोटी बात यह है कि जो भी कमोडिटी होती है उसका व्यापार के तहत होता है। तो 4 साल पहले शिक्षा को भी कमोडिटी में ले लिया था, बाकी स्टील वगैरह दूर से, क्योंकि हम ज्यादातर एग्रीकल्चर के संबंधित लोग हैं। तो AOA का एक थोड़ा सा विस्तृत डिस्कशन होगा आज कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमारा क्या हो रखा है, उसमें क्या क्या मोटे मोटे पॉइंट ले रखे हैं, हमारी जो जनसंख्या के आधार पर। शिक्षा की कोई विशेष बात हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अगले महीने, क्योंकि शिक्षा भी कमोडिटी घोषित हो चुकी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको भी बेचने, कमोडिटी वो चीज बेची जाती है, वो WTO के अंडर में आती है। और बाकी ये स्टील गर्डर्स टेरिफिकेशन होता रहता है, सामान इधर से उधर जाता है। WTO अपनी 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 जिस हिसाब से एग्रीमेंट के जो मेन एग्रीमेंट है वो चलते रहते हैं। अब जो एग्रीमेंट AOA है, तो उस पे मैं थोड़ा सा फोकस पॉइंट कर दूं, फिर हम अपना आपस में अपना ज्ञान जो भी है शेयर करेंगे। इसके अंदर 3 तरह की बातें हैं। एक तो एक्सेस टू मार्केट है, मार्केट के अंदर एक्सेस दी, इसके लिए हमारे अंदर जो है ये कहा गया कि भाई टेरिफिकेशन करेंगे, नॉन टेरिफ आइटम घोषित करेंगे, जो टेरिफ से हम नीचे रिडक्शन करेंगे 6 साल से 10 साल के बीच में। तो वो टाइम तो लगभग निकल चुका है, लेकिन अड़चने आती रहती है। 36% से 24% पे करेंगे, ऐसा हमने कुछ किया। और कुछ ऐसा कि था कि कोई प्रिफरेंशियल एक्सेस होगा, तो उसको भी देंगे 5% डोमेस्टिक रखते हुए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं ये हुई कि भाई एक्सेस होना चाहिए, मार्केट के लिए एक्सेस देंगे। हर एक आदमी ये कहेगा कि हर एक को ये नहीं कि आपने माल पैदा किया तो अपना छुपा के बैठ गया, दुनिया के सारे तो उसकी एक्सेस होगी, आपके माल के ऊपर अब नजर रहेगी, वो ले जाएगा और उसका अपना एक तरीका तय कर लिया। दूसरा उसमें यह था कि भाई आपने माल पड़ो, तो एग्रीकल्चर के मामले में डोमेस्टिक सपोर्ट का मैकेनिज्म बनाया गया, वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया। इसके अंदर इन्होंने ये किया कि वैसे तो 3 तरह की सब्सिडी है मुख्य रूप से, लेकिन चौथी भी सब्सिडी है जो LDC, जो लो डेवलप्ड कंट्री है, उनके लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल S&D के नाम से भी सब्सिडी मिलती है। जो कुछ अफ्रीका के देश हैं जिनके अंदर कुछ है, तो भाई तुम ही अब तुम्हारे पास इतना अनाज ही नहीं है, भूखे ही मर रहे हो, तो चलो तुम्हें माफ किया जाता। बाकी जो कंट्रीज है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री है 2 तरह की, इनके ऊपर इन्होंने कहा भाई 3 तरह की सब्सिडी होगी, ग्रीन सब्सिडी होगी, ब्लू होगी और एम्बर होगी। हमारी लड़ाई जो है मुख्य रूप से एम्बर पे है। दुनिया की आंख हमारे ऊपर गड़ी हुई है कि तुम लोग ये एम्बर, MSP की है, एम्बर में आती है। सीड के ऊपर सब्सिडी ये भी एम्बर में आती है, फर्टिलाइजर भी एम्बर में आती है, बिजली भी देते हैं तो एम्बर में आती है। हमारी सरकारें इसको देने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह की सब्सिडीज का मकड़ जाल बिछाए हुए है। और सारी स्थिति यह है कि हमें हर बार वहां WTO में एक दाती मिलती है, हम वहां अपना कोई भाषण दे के हाथाजोड़ी करके अपनी जान छुड़ा के आते हैं। उसके आगे हम पीस क्लोज पे आएंगे। तो ग्रीन की जो सब्सिडी है वो मेरी ज्यादा, अपन ने पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया। ग्रीन सब्सिडी की मैं डिटेल ले रहा था, तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप चाहे जितना खर्च करो, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन पता नहीं ये बजट देते नहीं। एक जो पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए कोई भी काम, आपका कोई रिसर्च है ऐसी जो पेस्ट और डिजीज के कंट्रोल है, ट्रेनिंग के अंदर चाहे जितना खर्च करो, फिर एक्सटेंशन और एडवाइजरी में चाहे जितना खर्च करो, एक इंस्पेक्शन सर्विसेज है हेल्थ और सेफ्टी, इसके ऊपर चाहे जितना करो, मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज इसमें भी खूब सारा खर्च करो,
इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज है एग्रीकल्चर के लिए, उन पे चाहे जितना खर्च करो। इलेक्ट्रिक रेटिकुलेशन है, रोड, पोर्ट, वाटर सप्लाई, डैम्स, ड्रेनेज, इन पे चाहे जितना खर्च करो। और एनवायरमेंट प्रोग्राम पे, ये ग्रीन सब्सिडी में है। अब हम इस ग्रीन सब्सिडी में बजट का प्रोविजन कम रखते हैं, चाहे जितना खर्च हमारा होता नहीं है, हमारे बजट का एक बाइफरकेशन अलग है, उस तरीके से हम करते रहते हैं। अब इधर हम क्यों है एमएसपी, सीड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिक और इसमें अपनी वो रखते हैं। इसकी इन्होंने लिमिट बढ़ा बांध दी, 5% डेवलप्ड कंट्री के लिए है, 10% जो है। अब 10% भी ऐसी है कि 1986 से 88 के बीच में 3 साल का प्रोडक्शन है, उसका एवरेज लेकर के भाव लगा के आज का उसका 10% लेने की बात हुई। और इस बार हम लोग आ रहे हैं तो 15% खरीदारी की भी बात वहां पे प्रपोजल में है। अब अभी से 2 प्रपोजल जो बने हैं उसमें यह कहा भाई जो आप जो दे रहे हो एमएसपी पे खरीद रहे हो वो ठीक बात है, 15% से बाहर नहीं खरीदोगे और खरीदने के बाद में आप उसको आयात नहीं करोगे, ये बैन लगाने जा रहे हैं हमारे। कुछ हमने आयात कर दिया था पहले, गेहूं वगैरह पंजाब में खरीदे गए, तो किसान आंदोलन के ऊपर ये भी एक साइड इफेक्ट का मामला होगा, इस पे भी हमारी नजर गड़ी हुई होगी कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। और जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी है उसके ऊपर भी ये बात हमें है कि 36% से 24% करनी है और 1911 तक करना था, ये भी चल रहा है। 2013 में बाली में एक पीडीएस के मामले में पीस क्लोज का मामला आया और हमने कहा भाई हमारे जनसंख्या ज्यादा है उसको हम जो है लेंगे। 17 में सीतारमन जी गई और उन्होंने जाकर के कहा भाई देखो हमारे तो इतने आदमी है तो हम तो ये पीस क्लोज को आप परमानेंटली जो है इस पीस क्लोज को आप जो है कंसिडर करो। तो परमानेंट पीस क्लोज भी कंसिडर हुआ नहीं। हर बार हम डब्ल्यूटीओ के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे लोगों को हम जो देना पड़ता है, गरीब है, पॉपुलेशन है। इधर एक गवर्नमेंट का दूसरा जो एनएच के जो यूएन के जो प्रोग्राम है उनमें ये कहते हैं कि गरीबी मिटाओ, तो कभी तो ये कह देते हैं कि हमारे इतने गरीबी से हम ऊपर आ रहे हैं। और जब अनाज बांटना होता है तो 80 करोड़ को बांट के हम कह देते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या है कि डेटा की हेराफेरी में कहीं न कहीं फंस लेती है, डब्ल्यूटीओ में यूं फंस जाती है। यूएन को बता के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात आती है तो वो कह देते हैं कि जी हम तो देखो इतने हम है जो मान है कि हमने गरीबी के ऊपर, बीपीएल के ऊपर हमने ये इन लोगों को ऊपर लिया है। ये सारा कुछ करने के बाद में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि मिस क्लासिफिकेशन करते हैं ये लोग। अब भारत उसमें पता नहीं कैसे फंसता है, क्या नहीं है इनका क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आर&डी ये इतने पढ़े तो इतने काम तो भारत में हो रहे हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा खर्च करो ना। अब किसान ओरिएंटेड कर दो, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, रोड बनानी है तो एग्रीकल्चर की बना दो, वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर को दे दो, डैम दे दो, ड्रेनेज दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दे दो, मार्केटिंग प्रमोशन के लिए आपने जो एपीसी खोली है या ये मार्केटिंग बोर्ड खोले हुए इनके आप प्रमोशन पे खूब सारा खर्च करो। आपको जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इनके तो बहुत सारे प्रोग्राम है, आर&डी उनके पास में, पेस्ट एंड डिजीजेज कंट्रोल है, ट्रेनिंग है, एक्सटेंशन है, इंस्पेक्शन सर्विसेज है, हेल्थ, ये इतने कुछ है। तो ये सारी बातें हमारे डब्ल्यूटीओ के मामले में है। तो अब ये मैं ये बात कह रहा हूं कि इतना ये डब्ल्यूटीओ का जंजाल और ये होने जा रहा है। और हरवीर सिंह जी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, हरवीर सिंह जी को हमने स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया था। तो ये डब्ल्यूटीओ का जो जंजाल है इसमें हरवीर सिंह जी आएंगे तब तो हमारा फोकस पॉइंट उस पर चला जाएगा सभी साथियों का, क्योंकि एक मीटिंग हमारे पास में उनसे कुछ हम क्लियरिफिकेशन चाहेंगे, कुछ सवाल खड़े करेंगे हम लोग। और इसी हिसाब से तब तक मैं डॉक्टर अनिल को ले लूं। वो वीरेश जी कोशिश कर रहे हैं कि हरवीर जी ने कुछ बातें लिखी थी डब्ल्यूटीओ को और बहुत ही एनर्जेटिक और रूरल इनका टू दी पॉइंट, ये बंदा बड़ा डेटाबेस बात करते हैं वो। और हमें बड़ी खुशी होगी यदि वो आएंगे। नहीं आर&डी, पेस्ट डिजीजेज, ये ग्रीन सबसे अपना एक कोरम बना करके इस तरह से कोई प्रेशर बनाए और हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो आपको अटैच करें, आपकी भी यूनियन होती होगी तो why not we spend on the green subsidy। जब इसमें तो खुला है खाता, अमेरिका 44 लाख करोड़ डॉलर का
अपने किसानों को दे रहा है या 15,000 और समथिंग है। तो इतना बड़ा गैप लेकर के हम जी रहे हैं, ये इतने बड़े है, वहां खर्च कर दो। आप इसी में क्यों उलझे पड़े हैं? हम एमएसपी सीड, और ये लाल सिंह जी आएंगे तब उनको लेऊंगा मैं, एमएसपी सीड और फर्टिलाइजर। क्या इतनी वोटों की राजनीति में हम डब्ल्यूटीओ के इतने गैर में आ गए, और तो हम वोट प्राप्त करने तो जनता को कह दे कि भाई ये चीज है, देखो हम इधर खर्च कर रहे हैं, इधर नहीं खर्च होगा, सीधी सादी बात है। तो डॉक्टर अनिल, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि क्या यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी ऐसा कोई चलता है क्या, जिसमें हम ये R&D पे पेस्ट, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बजट इतना कम क्यों हो, किस लिए नहीं हो? और आप लोगों की डिमांड ग्रीन सब्सिडी में AOA एग्रीमेंट के तहत क्यों नहीं होती, और इस पे करनी चाहिए ताकि हमारे एग्रीकल्चर का ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए। डॉक्टर अनिल। नमस्कार जी सभी को। देखिए, पहले तो जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ ने इसलिए जरूरी हो गया है कि हम आज कहते हैं हमारे पास एक्सेस में बहुत ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, तो उसकी मार्केटिंग करना एक जरूरी है कहीं बाहर। और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, फिर से वही बात रहती है कि जो SPS सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड के बोलते हैं डब्ल्यूटीओ वाले फूड सिस्टम में, या गेहूं के इसमें जो भी हम खेती से पैदा करते हैं उसमें, तो वो अगर हम जब तक उन मानकों के ऊपर आधारित हमारी क्वालिटी नहीं देंगे अपनी कृषि उपजों की, तो वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना दिक्कत हो जाती है। इन चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहती है हमेशा से कि हम लोगों को समझाएं, पर फिर से वही रहता है कि जो किसान है ज़्यादा उपज के चक्कर में और के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड कोई भी किसी तरह का भी डाल देते हैं, और जो कीट पतंग है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके अलावा जो एक आप जो बात कर रहे थे सब्सिडी की, जो अमेरिका देता है और हमारी सब्सिडी में जो हम वापस गवर्नमेंट वापस कम कर रही है उस चीज को, तो गवर्नमेंट जो इनपुट पर और आउटपुट दोनों पर कम कर रही है, वो WTO में आता है कि मान लीजिए कोई ज्यादा अपनी यहां से सब्सिडी दे करके, और कि आपके यहां सस्ता बिक जाएगा, अमेरिका का अनाज खरीद लेंगे लोग, आप वाला खरीदा नहीं जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी कम कर करके और उसको दिखाती है कि इनपुट ज्यादा है। वो सभी गवर्नमेंट का आपस में रहता है कि सब्सिडी नहीं देंगे, में वो इतना फंड दे करके भी साल के 6,000 रुपए हिस्से में आ रहे हैं। तो वो चीज इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इफेक्टिव नहीं हो पा रही है कि नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा साधा है कि गवर्नमेंट की अपनी हो सकती है, मैं यूनिवर्सिटीज की एंट्री चाहता हूँ। हम मैं उसी लोग पर आ जो रहा भी था। एक्टिविस्ट लोग हैं, मैं आपकी आपकी यूनिवर्सिटीज बजट कम दे रही है, तो हमें डायरेक्ट पैसे नहीं दे, 6,000 नहीं दे।
यूनिवर्सिटीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे ग्रीन सब्सिडी को मैंने पढ़ा, R&D, उसी पर आ रहा हूँ जी। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, इंस्पेक्शन सर्विसेज, मार्केटिंग, प्रमोशन, चलो गवर्नमेंट का हो गया। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज का कहीं आता पता ही नहीं है। आप लोगों के पास आ जाएगी तो हमें अच्छे खाद वैसे आप दिला दो, आपके लोग आ जाए, तो वो क्यों नहीं हो रहा? इस इंडिया के अंदर एक ढांचा क्यों नहीं बन रहा है? मतलब यूं धीरे धीरे मैं उसी पर बात पर आ रहा था। क्या था कि ये चीजें पहले जो थी, ये शिक्षण संस्थानों के पास और जो अनुसंधान जो संस्थान है उनके पास आती थी, सब चीजें रिसर्च के लिए आती थी। पर जैसे जैसे राजनीति बदली, राजनीति में देखा गया कि भाई वोट की राजनीति ज्यादा होने लगी और लोगों ने देखा कि जो ज्यादा लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने में लोग ज्यादा खुश होते हैं। जैसे कि बिजली मुफ्त दे दी तो लोग ज्यादा खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी से, पानी फ्री दे दिया तो ज्यादा खुश हैं लोग उनसे इस बारे में। अगर वो चीज उसके लिए कुछ ऐसा बनाते, सुविधाएं क्रिएट करने की कोशिश करते या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते, तो वो दिक्कतें आ रही हैं उनको, ज्यादा दिखता नहीं है लोगों को। जब ज्यादा दिखता नहीं है तो लोग फिर वोट की राजनीति रह जाती है। तो इस वजह से हमारा फंड काट करके रिसर्च और उसका फंड काट करके जो किसानों को डायरेक्ट या कुछ इस तरह का देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शायद सारे किसान, जो दूसरा एक प्रोसेसिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए जो FPO बना दिए, और किसान संपदा योजना जो आई थी MOFPI की 1400 करोड़ रुपए की साल की है जो इस बजट ईयर की, तो वो सब पैसा हो सकता है कि किसान तक ना पहुंच रहा हो, कोई और किसान के नाम से ले रहा हो, FPO किसी और ने बनाए हो, पर वो सब जो है किसान के नाम से ही पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसा वो बात थी WTO की। तो WTO काम कर रहा है, और WTO तो यही इसीलिए काम कर रहा है कि आप अपने यहाँ से सब्सिडीज कम कीजिए ताकि आपकी जो इनपुट है वो और आउटपुट का रेट जो है सबका बराबर हो जाए, और उस आउटपुट और इनपुट का सबका रेट जब बराबर हो जाए फिर आप कहीं भी अपने क्वालिटी अनाज को बेचिए, फिर जिसका क्वालिटी का अनाज होगा फिर वो बिकेगा। सस्ता तो रहा ही नहीं फिर किसी के पास, अगर आपने इनपुट कम महंगी कर दी तो, सब्सिडाइज नहीं रखी तो इसलिए WTO ये प्रावधान हर मीटिंग में रखता है कि आप अपने यहाँ की इनपुट को सस्ता करके सस्ता अनाज पैदा करने के बाद मार्केट पे कब्जा करने की सोचेंगे, इसलिए आप अपने इनपुट के ऊपर सब्सिडाइज ना कीजिए, आउटपुट पर जो है उसके हिसाब से आप देखिए कि क्या रहेगा। तो उसमें MSP में दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि अब अगर आप आउटपुट को जो निकला अनाज उसको महंगा खरीद लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, आप उसका उस हिसाब से खरीद रहे हैं और दूसरी जगह जा रहा है तो उस हिसाब से बिक रहा है। पर अगर आप अपनी इनपुट को ही कम करते जाएंगे, यूरिया पर, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देते जाएंगे, तो लोग सस्ता अनाज बेच सकते हैं। इस बारे में ये चीज WTO सोचता है और इसलिए उस पर सब्सिडाइज कम कर रहा है। और जो गवर्नमेंट है, दूसरी सरकार आती है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो लोगों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की सोचती हैं ताकि उनको उनका दिखाई दे वजूद कि उन्होंने ऐसा कर दिया। धन्यवाद जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब महक सिंह जी हमारे जुड़े हुए हैं। महक सिंह जी, सीधा सा सवाल मेरा खड़ा है, वो ये है कि ग्रीन सब्सिडी अमेरिका इतनी दे करके है और डॉक्टर साहब इधर कह रहे हैं कि हमारा क्वालिटी में गेहूं जो है फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम जो लोग हैं हम चाह रहे हैं कि ये ग्रीन सब्सिडी इनको मिल जाए, यूनिवर्सिटीज को, R&D पे है, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल पे है, ट्रेनिंग पे है, एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी पे है, इंस्पेक्शन सर्विसेज के ऊपर है, और बाकी तो चलो मार्केटिंग, प्रमोशन, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर, रोड, पोर्ट वगैरह ये सरकार के पास में है। लेकिन ये हमारे इन सर्विसेज को, यूनिवर्सिटीज को, एग्रीकल्चर के जो मेन ढांचे को ये इतना कोलैप्स करके और ग्रीन सब्सिडी नहीं देने के सिवाय ये इस पे अटके पड़े हैं, और हम भी इसी बात पे अटके पड़े हैं कि MSP लेके ही छोड़ेंगे। तो आखिर ये जंजाल क्या है कि WTO में जाएं, इसके पहले हम अपना माइंड मेकअप करेंगे, हम आखिर कौन सा विरोध करें। तो महक सिंह जी, आप इसमें एक डायरेक्शन इसमें तय करो इस मीटिंग का कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, आने वाली मीटिंग का विरोध कैसे करें। देखिए सर, ऐसा है, आपको यदि आप इसको समझना चाहते हो तो आपको 1995 से कब कब क्या हुआ उसकी छोटी सी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, देखिए 1995 में जब ये स्टिच किया था मामला, तो वो पीस क्लोज एक्सपायर होनी थी
2004 में 2004 में वो एक्सपायर हो गई थी। बट भारत जैसे देशों ने बाली में 2013 में काफी संघर्ष किया और फिर एक टेम्पररी पीस क्लोज बनाई गई। वो पीस क्लोज बनाई गई थी 4 साल के लिए, कि 2014 में ये सोचा गया था कि 4 साल में शायद परमानेंट सोल्यूशन कुछ निकल आएगा, है ना। वो कुछ नहीं हुआ, जंजाल चलते रहते हैं, बहस चलती रहती है, समाधान नहीं निकलते। क्योंकि जो बड़े कंट्री है ना, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे WTO को डिफंक्ट कर दिया। डिफंक्ट मतलब यूजलेस, है ना। वो दबाव देने के लिए तो मैकेनिज्म अभी भी है उनके पास, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड देना था डेवलपिंग कंट्रीज को, वो उन्होंने आज भी नहीं दिया। अब तो उन्होंने कोर्ट ही डिफंक्ट कर रखा है 2 साल से, तो कि यदि कोई WTO में झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे एक वो था कि नंबर ऑफ जज इतने होंगे, उनके जजों की अपॉइंटमेंट ही रोक दी। एक जज है वो सिंगल, और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी फैसला X/3 जज की मिनिमम संख्या से कम होगा तो मान्य नहीं होगा। तो मतलब कहने का यह है कि जो 2014 में 4 साल के लिए पीस क्लोज एक्सटेंड हुई थी, है ना, नई बना के, वो भी टाइम जा लिया। उसके बाद फिर पिछले साल उस पर चर्चा हुई कुछ। हमारी पिछले साल 1 अप्रैल में ही पीस क्लोज जो थी दान की, वो वायलेट हो गई थी, और भारत ने सदस्य देशों को इंडिकेट भी कर दिया था कि भाई हमारे 10% से ज्यादा वायलेट हो चुकी है, ये जितनी लिमिट थी उससे 10% ज्यादा हम कर चुके, और अगला सीजन आने लग रहा है, हमें दान फिर भी खरीदना पड़ेगा, तो हम इसके साथ नहीं जी सकते तुम्हारा जो सेटअप। बट अगेन, क्योंकि वो व्यापारियों के लिए बनाया गया था, WTO किसानों की संस्था नहीं है या किसानों के वेलफेयर के लिए बनी, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो ट्रेड के प्रमोशन के लिए है, तो जब 50 तरह के ट्रेड हमें उनके साथ करने हैं तो हमें वो खेती में घेर लेते हैं। तो ये तो हुई बैकड्रॉप की बात। अब आपके पास रास्ता क्या है, इसका मैं एक सवाल से रास्ता दिखाता हूँ, सुझाता हूँ आपको। सवाल पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा रास्ता क्या है। आप चाहते हो आपकी यूनिवर्सिटी को या आपके नहरवाई को या आपके पेस्ट कंट्रोल को, डिजीज मैनेजमेंट को, इन सबको फंड मिले। आपने कभी सोचा कि ये मिलता क्यों नहीं? मैं कहता हूँ ये मिले, और इसके अलावा जैसे अमेरिका में ग्रीन सब्सिडी है उतनी ना मिले, पर कुछ तो मिले। 6,000 वाली भी क्यों नहीं 18,000 रुपये महीना हो सकती है प्रति परिवार, हो सकती है। और कभी सोचो क्यों नहीं मिलती, और इसकी एक छोटी सी वजह बताता हूँ। भारत में लोकतंत्र 4 खंभों पे खड़ा है, उसमें से एक है विधायिका, और एक है विधायिका के बाद कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका, और एक है प्रेस। आपका किसान विधायिका में घुसा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसका रिप्रेजेंटेशन जितना किसान देश में है, विधायिका में उसका रिप्रेजेंटेशन उससे ज्यादा ही है। MP MLA वो ज्यादा ही बनते हैं संख्या में, है ना। उसके बाद वो कार्यपालिका में भी घुसा कुछ हद तक। कार्यपालिका में बेशक वो सचिव नहीं बनते, उस लेवल तक ग्रो नहीं होते, उनको रगड़ दिया जाता है, बट वो फिर भी नीचे के लेवल पर काफी हद तक घुसा। आरक्षण ने भी उसको काफी हद तक कुछ स्टेट में, राजस्थान जैसे स्टेट में मदद की, और वो चल रहा है काम। किसान घुस रहा है, चाहे वो किसान कोई मीणा हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई भी हो। आई एम नॉट टॉकिंग बेस्ड ऑन कास्ट, आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन फिनोमिना, कि किसान घुस रहा है। बट आप देखिए किसान कहाँ है न्यायपालिका में, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। आप देखिए किसान कहाँ है मीडिया में, जो चौथा खंबा है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो जिसके पास पावर ऑफ नैरेटिव नहीं होगा उसको उसका हक कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी लेजिटिमेट हक हो। आप ये बात पल्ले गांठ बांध लो कि आपके हक, आप कहते हो कि हम क्या करें कि हमें ये मिले। आपको सीधा सीधा है, ये हक है, मिलना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर तय भी होता है। जब वो लोग ये तय करते हैं तो बीइंग, उन्हें चाहे फेस सेविंग के लिए करते हो, वो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर करते हैं जिसमें फार्मर के इंटरेस्ट कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो पाए। और वो फिर मैकेनिज्म जब इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे आते ही उसमें क्या गड़बड़ होती है भाई जी, कि वो तो अपने फार्मर को बचाने के लिए इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। आप जैसे देश, भारत जैसे देश नहीं कर पाते वो इम्प्लीमेंटेशन। इसकी वजह ये है कि आपके पास ना पावर ऑफ नैरेटिव है, ना पावर ऑफ लीगल पार्लेंस में जिसको मैं कहूँ कि न्यायालयों में आपकी उपस्थिति नहीं है, तो आपके खिलाफ फैसले होते रहते हैं या पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसका उदाहरण देख लो आप,
3 महीने के लिए कानून हटाए थे, एक समिति बढ़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों पे, है ना। वो 3 महीने गए, 6 महीने हो गए। आपने और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है, जो 3 महीने में शामिल देनी थी, वो उन्होंने 4 महीने में दे भी दी थी। बट आज तक किसी को पता लगा उस समिति ने क्या कहा था? क्या न्यायालय ने उस पर कोई संज्ञान लिया? क्या न्यायालय ने वो केस सुना? कानून तो कल हटे, उस समिति को रिपोर्ट दिए 4 महीने हो गए, फिर भी न्यायालय ने वो समिति की रिपोर्ट उठाकर उस पर कोई ना तारीख दी ना कुछ किया। ये क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि आप लोग पावर ऑफ नैरेटिव में भी कमजोर हो, और आप लोग जहां फैसले होते हैं, जजमेंट्स, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी प्रतिनिधित्व नहीं है, किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसलिए समस्या आती है, वरना होना चाहिए, इस पर कोई बहस की बात ही नहीं है। क्यों विवेचना करनी? वो हक है, मिलना ही चाहिए, बात खत्म। ठीक है महक सिंह जी, आपने एक दिशा ये दी हमें कि भाई हम कुछ सशक्त हों, लेकिन अब डब्ल्यूटीओ की लड़ाई वर्ल्ड लेवल की लड़ाई है, जहां हमारा जुडिशरी में सेटअप नहीं है। एक तो यहाँ हम अटके पड़े हैं, और एक ये है कि भाई ग्रीन सब्सिडी के मामले में एक ग्रुप मेरे साथ में नेचर ह्यूमन सेंचुरी के काफी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं लेऊंगा, ये नेचुरल खेती के बारे में भी बात करते हैं। और ग्रीन सब्सिडी यदि उसमें एंटर होती है, जिसका हम करें R&D, पेस्ट डिजीज कंट्रोल, और ये जब आप वैक्सीनेशन को फोन की टोन बना सकते हो कि हमने 100 करोड़ को ये कर दिया, कोरोना को रोक दिया, तो हमारी ये डिजीजेज है, इनको आप दूर से पहले ही रोक लो उसमें किसी प्रकार से, तो आप उसमें पेस्टिसाइड डालना ही नहीं पड़े और सारी कुछ हो। और एक्सटेंशन सर्विसेज इस तरीके की हो, यूनिवर्सिटी के मार्फत हो, या जो भी वर्कर जैसे छोटे लोग हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले लोग हैं एग्रीकल्चर पे, उन लोगों को बूस्टअप करके और उनको एक्सपर्टीज के तौर पे यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। खेती को सुधारने के लिए हमें ग्रीन सब्सिडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक लड़ाई का विषय है, ये मुद्दा है। चौधरी साहब, आप पता क्या मांग रहे हो? कि हमें चाहिए बछिया कटिया, कि भैंस जो है वो कटिया दे दे। अब मैं कहता हूँ भैंस मांगो, पहले यूनिवर्सिटियां मांगो। आपको पता है देश में एक ऐसा यूजीसी ने एक ऐसा वो बनाया था, आयोग तो नहीं कह सकते उसे, कमेटी थी वो, उसने कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जरूरत बताई थी देश में उस टाइम, कई साल पहले की बात है, 40 नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तुरंत स्थापित होनी चाहिए। और सरकार ने एक यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित की उसके बाद। आप फिर वही बात, ये क्यों नहीं मिलता? सवाल वो करो। और वो लड़ाई जब तक आप कोज नहीं हटाओगे, कारण नहीं हटाओगे, तो लक्षणों का इलाज कितना भी कर लेना, इलाज नहीं होगा। आपको पावर ऑफ नैरेटिव इकट्ठी करनी पड़ेगी। पावर ऑफ नैरेटिव का सिंपल तरीका है कि आप लोग पहले शुरू कीजिए, पहले आईटी सेल बनाइए, सोशल मीडिया पर आपकी बात पहुंचे, वो फोन की टोन तक तब पहुंचेगी जब कंपनी चाहेगी, सरकार की अप्रूवल चाहिए होती है उसके लिए, है ना। तो वो पावर नीचे से शुरू करो, अपनी मीडिया सेल बनाओ, है ना। अपनी विमर्श को देखिए, किसी भी विचारधारा को परमानेंट स्थापित करने के लिए जो की कंपोनेंट है वो सुन लो। किसी भी विचारधारा को स्थायी स्थापित करने के लिए जरूरी है आपके पास एक प्रचार माध्यमों का आपका कब्जा हो, और दूसरे आप उस विचार को यूनिवर्सिटियों के ऑडिटोरियम तक लेके जाएं। जब तक आप पढ़ाई वाले सिस्टम में, जहां देश बनता है, अगली कौम बनती है, वहां वो डिबेट्स, वो वर्कशॉप्स, वो बहस मुबाइसे उन मुद्दों के नहीं जाएंगे। खेती को मतलब हमारा बाप भी नहीं बचा सकता, सीधी बात है। ठीक है, धन्यवाद महक सिंह जी, फिर हम आपसे और गाइडलाइन लेंगे। अब मेरे साथ में घनश्याम जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आप ये है कि हम लोग अपनी कोई बात को, नेचुरल खेती की भी बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ जो है ग्रीन के अंदर दे नहीं रहा है, और हम लटके से पड़े किसान हैं। उस स्थिति पे हम यदि एक ऐसा ग्रुप सोचें, डॉक्टर अनिल जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं और फूड टेक्नोलॉजी के हेड हैं, और कुछ हमारे साथी ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो एग्रीकल्चर में पूरा अपना एक दिमाग रखते हैं, तो हम नेचुरल खेती को, जैसा इन्होंने कहा, हम R&D को, पेस्टिसाइड को, इनको सबको ट्रेनिंग के पार्ट को लाने के लिए आपका जो भी है ग्रुप,
वो इस पे अपना जी जान लगा के रखता है। पूरा शार्क लेवल पे आप लोग काम करते हो, इंडिया लेवल पे भी नहीं, पूरे शार्क पे आपके लोग हैं, चित्राए हुई हों। लेकिन अब इस बात को हम कौन सी दिशा दें कि डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन तो होगा, लेकिन हम उसमें ये कहें भाई हमें ये दो, हमें ये खेती चाहिए, हमें जो खेती चाहिए वो खेती नेचुरल चाहिए, विदाउट पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल एग्रीकल्चर हमें नहीं चाहिए। हमें ये कोरोना वगैरह रोग जो भी आए हैं, हमारी इम्यूनिटी इसलिए कम हुई है। इस खेती को बढ़ाने के लिए आप यूनिवर्सिटीज को बूस्टअप करो, हमारे मीडिया सेल को, इनको एग्रीकल्चर के इसको करो। तो क्या हम एक ऐसा दिमाग रखते हैं कि इस कॉरपोरेट का युद्ध तो बीच में इसमें है ही, ये लोग अपने को भटकाते भी रह रहे हैं, अपना पेस्टिसाइड भी बेचेंगे, अपना बीज भी बेचेंगे, अपने को तंग भी करेंगे। इधर गवर्नमेंट ग्रीन सब्सिडी हमें नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ी हमारे लिए समस्या है। तो इसके बारे में अपनी 2-5 मिनट में बात को रखो, फिर मैं मनाराम जी को लेकर के फिर रूपचंद जी की तरफ बढ़ूंगा। घनश्याम जी अपना माइक ओपन करें, म्यूट करें। सुन रहे हैं घनश्याम जी आप? शायद कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं मनाराम जी आपको ले लूं। मनाराम जी आप बताएं इस बात के लिए। घनश्याम जी हो सकता है उन टेक्निकली को अपनी बात को बताओ कि भाई ये जो मैंने बात रखी, और जैसा मैक्स सिंह जी ने एक डायरेक्शन दिया, बड़ा अच्छी बात है कि हम इस पे अपनी किसी विचारधारा, ये हमारी विचारधारा है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ग्रीन सब्सिडी का है उन्होंने खुला कर रखा है, गवर्नमेंट की दखल, और इस तरह से कैसे हम इसको एक सम अप करके डायरेक्शन यूनिवर्सिटीज के मार्फत करें, हम सोशल एक्टिविटी के मार्फत करें, हमारे एनजीओ के मार्फत करें, या नेचर और ह्यूमन सेंट्रिक के जुड़े हुए लोगों को हम अवेयरनेस के प्रोग्राम में करें, क्या सोचते हैं? हनुमान जी, ये विषय जो है वो ये वर्तमान जो कॉरपोरेट सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, और डब्ल्यूटीओ जो है पूरी तरह से जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके कब्जे में है, और निर्णायक पोजीशन उन्हीं की है। और जो गरीब देश हैं, कमजोर देश हैं, उनके पास कोई निर्णायक वहाँ पोजीशन नहीं है। और ज़रूरत ये जो कमजोर कंट्रीज हैं उनको ट्रेड में भी सहूलियत चाहिए, वो सहूलियत नहीं है और ना वो देते हैं, और उनको और उल्टा दबा के रखते हैं। और उन्होंने जो वाशिंगटन कंसेंसस जो बना रखी है, वो सारी चीज़ें मतलब पूरे वर्ल्ड में वो जो पावरफुल लॉबी है वो थोप रही है। तो मूल बात ये है कि सिस्टम पे पूरी तरह से हमला करने की हमारी तैयारी नहीं हो नीचे से। और खेती का जो ये सब कॉन्टिनेंट हमारा पूरा जो है वो खेती के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए क्लाइमेट की दृष्टि से सबसे उपयुक्त ये भूभाग है। तो हमारा पूरा जो जोर है वो प्राकृतिक खेती पे आए, और किसानों को कोऑपरेटिव बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, और इस सिस्टम के बारे में, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसके क्या मतलब सवाल ये एक मतलब एक एजेंसी नहीं है, सारा मतलब चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, सारी की सारी जो एजेंसियां हैं वो उनके कब्जे में है। हमारे लोग मानते हैं कि भाई हमारे प्रतिनिधि उतने पहुंच गए, वो सारे हाथ खड़े करने वाले हैं, उनकी कोई औकात नहीं है कि वो मतलब किसानों के पक्ष में कोई राइट और रॉन्ग जो बात है वो मजबूती से रख सके। वो पार्टियों के सारे गुलाम हैं, जर खरीद हैं वो तो मतलब। इसलिए कुल मिला के तो बात ये है कि हम एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करें जिसमें एक एजेंडा व्यापक, जो एक कुदरत के पक्ष में और मानवता के पक्ष में, और जिसमें प्राकृतिक खेती का जो एजेंडा है वो कोऑपरेटिव बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने का एजेंडा हमें हाथ में लड़ाना चाहिए। बाकी ये डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सारे के सारे उनके कब्जे में हैं पूरी तरह से, और वो जो चाहते हैं वही फैसला करते हैं। तो ये स्थिति कुल मिला करके ये है, और हमारा तो ये मानना है कि हम सारे साथी मिल करके हम किसानों को अपने अपने स्तर पे कोऑर्डिनेट करें, संगठित करें, और नई दिशा उनको प्राकृतिक खेती के लिए एक दबाव बनाए। जैसे किसान आंदोलन में एक दबाव बना, 1 साल तक संघर्ष किया, तो सरकार को जैसे भी है वो चालाकी की है, षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी झुकना पड़ा। तो एक पॉजिटिव मैसेज तो गया कि आंदोलन से गलत चीज़ों को रोका जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हम इस दिशा में काम करें। धन्यवाद। बहुत
बहुत धन्यवाद। अब मैं लाल सिंह जी आपको लेऊंगा, उसके बाद में रूपचंद जी आप कहेंगे। लाल सिंह जी का भी जवाब आपको देना है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम है तो हम क्या ये R&D डिजीज और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज और थोड़ा इसका भी पुटअप करें। दुनिया के मोन्सेंटो कंपनी एंटर कर रही है, हम आराम से आंख मीच के देख रहे हैं, उनका बेयर कंपनी को बेच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गोरख धंधे हो रहे हैं, खेती को सत्यानाश करके ये कंपनियां जा रही है, हम उन जहर को खा रहे हैं। ये सारी बातें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है और हम उस स्थिति पे नहीं है कि आज की तारीख में संगठित नहीं है, या समझो ये फोन पे हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हो गई, या हमें दर्द जरूर है दिल में। हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो अपने दर्द को छलका के रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमें बहुत दुख होता है अंदर से कि हम क्या करें। लेकिन अब ऐसा संगठन बनता नहीं, या तो सोसाइटी ह्यूमन या उनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि हम एक किसी दिशा में बढ़ पाए। फूड टेक्नोलॉजी के हमारे प्रोफेसर भी साथ में, पूरा 99% फूड हम जो घर में है वो तो मैं कह नहीं सकता, वो भी पेस्टिसाइड से अटैच है, लेकिन हम पूरा का पूरा कचरा खा रहे हैं और कचरा इन कंपनियों के मार्फत परोसा जा रहा है। हम आना अपने आप में बड़े इस तरह से कोरोना की गर्भत में समझे या कैसे भी समझे। तो लाल सिंह जी अब आप बताइए कि हमारा 15% वाला भी वो जो है आपने कुछ दिया भी है, उसका थोड़ा सा आप डायरेक्शन दें कि 15% की बात क्या आई है। वो हरविंदर जी जुड़े नहीं, उनको हम जोड़ना चाह रहे थे लेकिन जुड़ नहीं पाए। तो आखिर ये दो एजेंडा लेके जा रहे हैं कि ये करोगे तो एक्सटेंशन भी नहीं करोगे तो ये बात वहां पे WTO में जाएगी। हम प्रायरली अपने चिंतन को फोकस कर रहे हैं उस पॉइंट पे, और ताकि नजर रहे हमारा ग्रुप थोड़ा इस माइंड पे रहे कि भाई आखिर वहां क्या हो रहा, क्या होगा। बारात जा रही है तो वो दुल्हन लेके आएगा, कैसी आएगा, क्या आएगा, ये हमें थोड़ा है। तो लाल सिंह जी अपनी बात को रखें, फिर रूपचंद जी आपको रखेंगे। माइक खोलिए लाल सिंह जी। भाई लोगों नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, कभी भी कोई ट्रेड का समझौता इंटरनेशनल लेवल पे होता है, पहले गेट में होते थे GATT में, और उसको बदल के फिर उन्होंने WTO किया। तो उसकी मूल भावना को आप देखना पड़ेगा। 122 या 35 जो देश हैं वो सब इस बात पे राजी हुए कि इंटरनेशनल जो कमोडिटीज जो इधर से उधर जो व्यापार होगा, इंटरनेशनल बिजनेस जो है फेयर के आधार पे होगा। इसका नाम होता है फेयर ट्रेड। अब फेयर ट्रेड में पहली शर्त ये होती है कि फेयर ट्रेड में ट्रेड को कोई भी कंट्री डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। इसके तहत हमारे एग्रीकल्चर का भी हुआ, बहुत सारी कमोडिटीज के मसौदे हुए और वो क्या नाम है एग्रीमेंट्स हुए। लेकिन एग्रीकल्चर का भी एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीकल्चर वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA। तो उसमें ये तय हुआ कि आपने जो बताया था कि साहब एक्सेस रहेगी हर प्रोडक्ट को, फिर डोमेस्टिक स्टॉक होल्डिंग होगी, और कोई एक्सपोर्ट करता है तो जो सब्सिडी दी जा रही है उनको मिनिमम करेंगे। ये 3 बातें थी, और ये 3 हरवीर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैं। हाँ लाल सिंह जी संक्षेप में करो। हरवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम कुछ उनसे सवाल चाहेंगे। हरवीर जी से बुलवा लो, मैं बाद में बोल लूंगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो हरवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मिशन में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में काफी ऐसे एनर्जेटिक लोग जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल पंगाल हिसार यूनिवर्सिटी से है, और लाल सिंह जी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट से है, महक सिंह जी तरार भी है, और मैं भी अपना कोई चिंतन PWD इंजीनियर के नाते, और रूपचंद जी हमारे जो है नेचर ह्यूमन सेंट्रिक के लोग है। काफी एनर्जेटिक ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे, हम आपसे जो सवाल चाह रहे थे ग्रीन सब्सिडी के मामले में, डॉक्टर अनिल जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, तो ग्रीन सब्सिडी के मैं पढ़ रहा था कि R&D, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, एडवाइजरी, इंस्पेक्शन सर्विसेज, और ये सारा यदि यूनिवर्सिटीज को बजट ग्रीन सब्सिडी में छूट है तो इंडिया जब वहां 44 लाख करोड़ मिल रहे हैं तो यहाँ पे 15,000 का ही डेटा आ रहा है जो है, तो वो किस स्थिति पे क्या है।
तो हम ये चाह रहे थे कि भाई ये क्यों हमें ग्रीन सब्सिडी को, या तो इनकी कोई डेफिनेशन जो है उसमें गड़बड़ है हमारा ब्लू, और इसके अंदर एक बात तो ये आप थोड़ा सा हमें समझाएं। एक बात आपके, हमने रूरल वॉइस को, और मैं आपका फैन भी हूं, पढ़ता रहता हूं आपको पूरा और सुनता भी रहता हूं टीवी वगैरह में तो है ही, वो दूसरे पेपर में भी। तो उसके अंदर भी ये है कि अब की बार क्या इंडिया गवर्नमेंट क्या लेके जा रही है, और हमें किस पे नजर रखनी है, ताकि हमारे जितने भी ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, एक एक दो दो आदमी जरूर है लेकिन पांच चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो उस पर नजर रखेंगे। तो इन बातों पे थोड़ा हम हमें डायरेक्शन दें आप, फिर हम आपसे, और कोई हमारे साथी का सवाल होगा तो उसको हम लेना चाहेंगे। अरविंद जी, आपको, अरविंद जी आप अपना दे उद्बोधन। अरविंद जी आप माइक अपना अनम्यूट करिए और अपनी बात को रखिए। ठीक है, मेरी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, एक तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग का जो एनवायरनमेंट है और जो फ्रेमवर्क है उसमें स्टेक होल्डर्स को कभी बात नहीं की जाती। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारा। और हम लोग जो अभी जो रिसेंट जिसमें गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा, इतना बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ा 2 दिन पहले, उसके पीछे भी बड़ी वजह यही थी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं खास तौर से, और कुछ जो लोग पॉलिसी डोमेन में काम करते हैं, उनको मानना है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। और ये हमारी वीकनेस जब हम डब्ल्यूटीओ में एंटर कर रहे थे तभी से है। सो ये जो बाउंड रेट की बात हो या जो एग्रीगेट सपोर्ट की बात हो, इसके जो कैलकुलेशन का जो हमने जो सोचा वो कभी बहुत फेयर नहीं था। और हमने जो प्राइसेस है वो पुराना बेस हमने माना। तो हम लोग, एक तो मैं आपको क्लियर करूं कि हमारे पास विकल्प बहुत सीमित है। इसीलिए जो पिछला जहां हमें पीस क्लोज मिला था इसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, वो इसीलिए मिल गया क्योंकि हम लोग इस कंसेंसस नहीं बन पा रही थी और हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज को अप्रूव कर गए थे। अब सवाल है कि डब्ल्यूटीओ तो एक ग्लोबली ट्रेड का एक नेटवर्क है उस तरह से हम अगर कहें, और उसकी जो गाइडलाइन है या जो फ्रेमवर्क है वो तय करता है। अब शुरू में हमसे गलती हुई। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस इकोनॉमीज हैं, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने का सारा इंतजाम किया। सारा उन्होंने जो ग्रीन बॉक्स में उसमें सारा सब्सिडीज ट्रांसफर कर दी, और बहुत हैवी सब्सिडी वो देते हैं। तो सवाल है कि हमने सिर्फ जो है जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी जो है, फर्टिलाइजर और ये सब जो सपोर्ट्स हैं वो हमने रखा। एक तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं और हमारे जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं वो सब्सिडी को बहुत बड़ी बुराई मानते हैं। और ये सारा अगर आप देखो, ये एजेंडा पूरा ड्राइव होता है आपका जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। वहां पे वो लोग कहते हैं कि सब्सिडी खत्म करो, आपके पास पैसा
लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उसमें से टेक्निकली, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर अगेंस्ट एक्शन आ जाएगा। तो और अभी भी आप देखो कि ये 30 नवंबर से शुरू हो रहा है जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 12वीं जिनेवा में। अब उसमें पूरे देश में एग्रीकल्चर जो है अभी भी सब मानते हैं कि भाई 60-70% आबादी अभी भी हमारी उस पर निर्भर करती है, और उसके लिए एक इतना क्रूशियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपने कोई ओपन एजेंडा नहीं देखा, कोई ओपन डिबेट डिस्कशन नहीं देखा अभी भी कि कंसेंसस बने, कोई अवेयरनेस की बात हो, आप लोगों से ओपिनियन सीख करें कि भाई आप क्या सोचते हैं इसमें, एक्सपर्ट्स के ग्रुप क्या कहते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एकदम बिल्कुल चुपचाप जाते हैं, और ये उसमें कोई नेशनल लेवल पे कोई ना ओपिनियन ली जाती, ना कोई डिस्कशन और डिबेट होता। इवन जो लोग अपना एक्सपर्टीज फील करते हैं उनको भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है फार्मर्स का, उसको तो ये बिल्कुल ही उसमें शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं है। द सेम पर्सन वो आपका मंत्री है 3-3 मंत्रालयों का, अब वो क्या तैयारी कर रहा होगा। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं, आज 21 तारीख होगी है, 8-9 दिन बचे हैं। तो मेरा वही पॉइंट है कि उसमें हम क्या करें। अब जैसे यही हालत हुई, हमने एक रिपोर्ट भी किया था, हमारे मित्र हैं डॉक्टर बिस्जित धर JNU में है, और वो दुनिया के बड़े ट्रेड एक्सपर्ट में है, गिने जाते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा पहले हमारे यहाँ के ये पीस क्लोज से परमानेंट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे। अब उसके बाद जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को जो एम्बेसडर पेराल्टा जो उसको ऐड कर रहे हैं, उन्होंने भी इस पे कोई ओपन उसका एजेंडा के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया कि क्या लोग सोचते हैं। अब वो वापस जाना चाहते हैं, पुरानी स्थिति में रीनेगोशिएट करना चाहते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को। अब उसमें बाद में उन्होंने अपग्रेड किया अपने आर्टिकल को, क्योंकि जो एजेंडा है उसके कुछ पॉइंट सामने आए। तो उसमें एक तो बेसिकली यही है कि जो आपका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए जो प्रोक्यूरमेंट है उसको टोटल प्रोडक्शन का आप 15% कर दो, लिमिट कर दो उसको। अगर हम देखें लेटेस्ट डाटा जो है हमारा, उसमें हमने लगभग 430 लाख टन गेहूं खरीदा इस बार लेटेस्ट, और जो राइस का हमारा प्रोक्यूरमेंट था वो 580-590 लाख टन के करीब था। प्रोडक्शन हमारा दोनों का, एक का 12 करोड़ टन है, एक का 10.5 करोड़ टन है। तो हम तो 50% और 45% खरीद रहे हैं। अगर आप 15% पे इसको ये लिमिट कर दोगे तो फिर क्या होगा, हम तो खरीद पाएंगे, मान लिया गेहूं खरीदा आपने, आप 165 लाख टन खरीद पाओगे, चावल आप 185 लाख टन खरीद पाओगे। तो ऑलरेडी फार्मर को दाम मिलता ही नहीं है। और आप चीज देखिए इसमें भी कितना एक इसमें कितनी विरोधाभास है कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है व्हीट और राइस का वो उत्तर प्रदेश करता है, और वहाँ खरीद होती है 5वें-6ठे नंबर पे। अभी भी सब लोगों ने प्रैक्टिकली फेस किया कि लोगों को दाम ही नहीं मिला। 1950, 1940, 1960 रुपए का MSP है धान का, मिल रहा है 1200 रुपया, 1300 रुपया। और अखबारों में और टीवी चैनलों पे सरकार विज्ञापन दे करके क्लेम कर रही है कि हम तो सबसे रिकॉर्ड बना रहे हैं। अरे भाई, जब आप खरीद तो 50 लाख टन, अब इस बार 52 खरीद लोगे तो आपका तो रिकॉर्ड बन ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि जहाँ 90% खरीदा जा रहा पंजाब में, हरियाणा में टोटल प्रोडक्शन का, उसकी बात करो ना, आपका 300 लाख टन प्रोडक्शन होता, आप 250 लाख टन क्यों नहीं खरीदते? तब तो हम माने कि आप सीरियस हो। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है इस बार का। और इसमें मेरे ख्याल से जो लोग थिंकर हैं, जो पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस पर बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए कि भाई आप जो नेगोशिएट करने जा रहे हैं पहले तो आप एजेंडा बात करो। क्योंकि कोई डिसीजन ऐसा तो है नहीं कि उसको आप छिपा के ले जाओगे और वहां जाके कोई स्ट्रेटेजिकली डिस्क्लोज करोगे, कोई दुश्मनी है वहां पे किसी को बताओगे नहीं। पहले आपका जो स्टैंड है दैट मस्ट बी क्लियर और कंसेंसस होना चाहिए। और जो देश के अंदर लोग मानते हैं कि आप जो कह रहे हो कि ये हमारा स्टैंड है, उसमें वो अगर कहते हैं कि अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरे अभी भी आप देखो कि एक तो मेरे ख्याल से WTO का एक सेंटर है, पॉलिसी सेंटर है, और इसके अलावा बहुत कोई उस तरीके के हमारे यहाँ रिसर्च वर्क नहीं है। डाटा हमारा बहुत पुराना होता है। तो इसमें सवाल यह है कि जब ना आपकी तैयारी है, ना आप कंसेंसस बना रहे हो, सामने जो लोग बैठे हैं वो आपको प्रॉब्लम में डालने वाले हैं। अब आप ये देखो कि हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। एक G33 ग्रुप है WTO में जो डेवलपिंग कंट्रीज का है,
और उस ग्रुप में इंडिया काफी वोकल रहा है। उसमें हमने प्रपोज किया हुआ है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जो एक्सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने अपना काम तो पहले ही कर लिया, तो जब आप ग्रुप में खुद ही इस तरह का अपने अगेंस्ट आप एक एजेंडा लेके आ रहे हो, और उस पर जरूर बात होगी, क्योंकि जब आपने 30-33 देशों के साथ मिलकर आपने कहा कि इसमें से एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि हमारा जो बफर स्टॉक के नॉर्म्स है उसका 2 गुना 3 गुना हमारे पास स्टॉक्स है, क्योंकि हमारा ट्रेड तो खत्म हो गया इसमें, क्योंकि जो तमाम सारे फैक्टर्स भी हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जो आप फ्री में देते हैं अनाज, अगर हम सब लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, आप ये देखिए कि ऑफ सीजन में जो हमारे प्रोड्यूस होते थे उनका दाम एमएसपी से ऊपर हो जाता था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे प्रोक्यूरमेंट सीजन खत्म होता है दाम एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो जो सेकेंडरी ट्रेड होता था वो खत्म ही हो गया है। तो एक अजीब सी स्थिति है इसमें। और फिर अगर आप स्टॉक्स में से एक्सपोर्ट नहीं करोगे, जो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कहेंगी साहब हम इसको कहाँ रखें, सब्सिडी बढ़ गई, सेंटर में फिर सब्सिडी आ जाती है। तो सवाल है कि एक तरफ जो आपके compete करने वाले नेशन हैं, जो अपने प्रोडक्शन का वो 50% 60% तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, व्हीट हो या एडिबल ऑयल हो या आपका मक्का हो, कपास हो, और वो इसलिए एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो सब्सिडीज जो फार्मर्स को मिलती है वो इस तरह की सब्सिडी नहीं है जो कि WTO में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कैटेगरी में कैलकुलेट होती है। उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में पहले रख लिया है, हमारा सारा सिर्फ उसी जोन में जाता है। तो अब सवाल है कि अब वो इस एजेंडा में आपको कहीं ना कहीं पुश करेंगे। हम लड़ रहे हैं कि जब हम वैसी सब्सिडी को बुराई मानते हैं, तो अभी तो फर्टिलाइजर पे बात आएगी। अब इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं, और अभी देख रहे हैं आप लोग के अभी सोविंग के टाइम पे DAP अवेलेबल नहीं है, लोगों को कितना बुरा हाल है। सरकार को 3 महीने 4 महीने पहले पता था स्टॉक्स नहीं है, उन्होंने सब्सिडी नहीं बढ़ाई, इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि घाटा हो रहा था, और अब ये जो यूरिया बचा हुआ है उसके भी दाम बहुत ज्यादा हो, तो अब उसमें प्रेशर आएगा कि यार सब्सिडी को इसे कम करो। तो हम तो जो फार्मर्स को सपोर्ट मिलता भी है उसको कम करने के बारे में हमारा धारणा बन गई है, और उस तरीके का एक पॉलिसी एनवायरनमेंट है डिसीजन मेकर्स का। पावर सब्सिडी पे पावर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अब रिफॉर्म हम अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा ना, या कॉर्पोरेट को पॉजिटिवली उनके लिए एक प्रॉफिट मेकिंग एनवायरनमेंट लाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं उनके बीच में, और उसमें खासतौर से जो प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया है, वहां पे आप हर सर्विस को आप उनको देना चाहते हो जिससे वो प्रॉफिट मेकिंग करें। अब इसमें सवाल है कि जब आपका मोटिव ही अलग है, आप वेलफेयर स्टेट से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को। और फिर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है, अगर आप करते हो तो एग्रीकल्चर में भी कर लो। अगर आपका इकोनॉमिक कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर फार्मर को अगर प्रॉफिट मिलके अगर गेहूं 3500 रुपया बनता है, तो फिर आप 3500 रुपया खरीदो भाई, है ना। अभी तमाम सारे इनपुट कॉस्ट बढ़ी है सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी आपका 12% 13% है, जो लेटेस्ट WTO का ये WPI का जो डाटा आया है उसमें। और हमारे फूड प्राइसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लेटेस्ट डेटा में, जो अक्टूबर का डेटा है उसमें 1.5% 2%। तो सवाल है कि या तो फिर आप एक तरफ बैठो, यहाँ भी आप वैसे ही दाम बढ़ने दो और फार्मर को अपना दाम मिलने दो, क्योंकि दूसरी एक फैक्टर ये भी है कि फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो तो बिखरे हुए हैं, वो 12 करोड़ 14 करोड़ है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर 10-12 है, वो अपना तय कर लेते हैं। आप सीमेंट का देखो कैसे कार्टलाइजेशन हुआ है, आप स्टील का देखो कैसे कार्टलाइजेशन हुआ है, आपने उनको प्रोटेक्शन दिया। एक और दूसरा सवाल है चैलेंज का कि अभी जब इंपोर्ट का फ्लड होता है हमारे यहाँ सस्ते प्रोडक्ट्स का, खासतौर से फूड प्रोडक्ट्स का, तो एक ये है कि बाउंड रेट है पहले के आप मैक्सिमम 80%, 150%, 200% तक ड्यूटी लगा सकते हो। अभी आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा दाम बढ़ता है डोमेस्टिक मार्केट में, आप ड्यूटी घटा के नीचे ले आते हो, जीरो कर देते हो। तो आप कंज्यूमर की चिंता करते हो, फार्मर की नहीं करते हो। तो एक ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप पॉलिटिकल गेन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यादा करते हो, फार्मर की केयर नहीं करते हो। दूसरे, अब ये जो नया मीटिंग होने वाली है उसमें एक ये भी है कि जो आप जो टैरिफ तय करोगे, आप ये बाउंड रेट वाला सिस्टम खत्म कर दो, आप उस दिन का प्रैक्टिकल टैरिफ तय करो। तो अगर जो अभी के प्रैक्टिकल टैरिफ आपके रहेंगे
तो फिर तो आप एग्रीकल्चरिस्ट को, किसानों को जो है प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाओगे। तो मोटा मोटी ये 3-4 चैलेंज है जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, और इस पे दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर, और इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही एक तरीके से बहुत क्रूशियल है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ और सवाल भी जाएंगे। मेघ सिंह जी, बात उभर के G30 की भी आई, और डॉक्टर अनिल ने ये कहा कि हमारी क्वालिटी जो है वो भी इस लेवल की नहीं है, और इधर सपोर्ट सरकार का भी नहीं है, इधर कंज्यूमर भी बैठा, ये सारे कुछ फोकस है। हम लोग क्या इसमें कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं 5-7 दिन के लिए ईमेल के मार्फत और ग्रुप के मार्फत? 5-4 ग्रुप अपने साथ में जुड़े हुए हैं, नेचर ह्यूमन सेंचुरी के लोग भी जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी जो है जो एक्टिविस्ट लोग हैं, तो हम कौन सा एक एजेंडा इनके सामने, यहाँ से ये लोग जाएंगे तो कम से कम हमारा भी संदेश लेके जाओ, भाई हमारी ये इच्छा है। इसके बारे में आप 2 मिनट में अरविंदर जी से भी सवाल बनाते हुए आप करो, फिर मैं जो है डॉक्टर अनिल को लेऊंगा, क्योंकि हम ये चाह रहे थे हरविंदर जी के ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी यूनिवर्सिटीज से मिल जाए, और यूनिवर्सिटी के लिए R&D है, पेस्ट डिजीज है, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और इंस्पेक्शन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज। तो हाँ, नहीं रहेगा लाल सिंह जी, रहेगा आपका। तो वो सारे कुछ सवाल जो है वो ऐसे हो रहेगा, आप यूनिवर्सिटीज को दे दो भाई, डायरेक्ट आप नहीं देना चाह रहे हो तो 6,000 में क्यों कर रहे हो? मेघ सिंह जी थोड़ा इंटरवेन करें, फिर डॉक्टर अनिल 2 मिनट करें, फिर लाल सिंह जी को लेता हूं मैं। 2-2 मिनट के अंदर अपने सवाल और उठ के कुछ काउंटर के, हम कैसे बढ़े। देखिए, मीटिंग के अंदर टांग अड़ाने वाली बात कैसे आ रहे हैं कि क्या हम कोई नोट भेजें, ये करें, काफी ग्रुपों से और डिस्कशन करें, और किसानों के साथ भी इसका कुछ संदेश पहुंचाएं। मेघ सिंह जी। भाई जी, जो अभी राजवीर भाई ने कही और हरवीर भाई ने कही है, वो बात मैंने कही थी कि जैसे हरवीर भाई एक मीडिया का हिस्सा है, किस्म की आवाज उठाने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म ढूंढा, है ना। हम इनका हिस्सा बन जाएंगे, ये तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता है कि हमें क्या चाहिए, और वो मिलने का प्रोविजन आज के दिन जो कानून है उनमें काफी हद तक नहीं है, बट कुछ हद तक है। काफी नहीं है बट कुछ तो है। जरूरत इस चीज की है कि मैं डॉक्टर हरवीर से एक जवाब चाहूंगा कि जब हम कैसे वो पोटेंट फोर्स बने कि हम सुने जाएं, ये मेरा सवाल होगा। जी, ये मुझसे सवाल है। हाँ जी, अरविंद बिल्कुल। जी, 2-3 सवाल आप, हाँ आपसे ही सवाल रहेंगे कि जैसे आपने कहा कि भाई वो लोग जाएंगे और आप लोग अपने बैठे, हम भी एक सीनियर मतलब सीजन्ड ग्रुप के लोग हैं और सीरियस लोग हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा संदेश उनके साथ भी जाए WTO पे कि भाई हमारी बात भी तुम लेके जाओ। इस बात के ऊपर इन्होंने बात रखी थी कि भाई कैसे क्या करें, मैकेनिज्म कैसा हो कि हमारी बात सुनी जाए, क्या कहना है वो तो हमें पता है। नहीं, देखिए इसमें यह है कि एक तो जो कॉमर्स मिनिस्टर है या जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनसे सीधे मिलके बात करना चाहिए, और अपनी जो इसमें इंटरवेंशन है वो उनके सामने रखना चाहिए, ये एक विकल्प है। और इसमें कोई वो भी नहीं है, संकोच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है कि भाई आप जो बात करने जा रहे हैं उसमें हमारी ये उसमें ओपिनियन है, आप इसको अकोमोडेट करें। तो इसमें जो ग्रुप है वो एक उनसे एक समय लेकर के बात कर सकता है। ट्रेडर्स तमाम सारे उनके साथ बात करते हैं जब उनके मसले होते हैं, तो इसमें ये करना चाहिए। और साथ में जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अपना काम करेंगे, वो भी लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को लगता है कि संभव है तो ये एक इसमें रास्ता बनता है। अब डॉक्टर अनिल, यदि आप सुन रहे हो, डॉक्टर अनिल, आप यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अनिल शायद लेफ्ट करके लाल सिंह जी, कोई आपका सवाल हो तो फिर अपने डिस्कशन करेंगे। कोई जो WTO पे हमारी धमक हो, WTO पे हमारी बात पहुंचे, WTO पे हम कोई एक बात रखें, वो कौन सी बात हम चिंता कर रहे हैं कि किसान की एक बात पहुंचे। ये भाई हरवीर जी नमस्कार। नमस्कार।
देखिए, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से हमें ये बताया कि डब्ल्यूटीओ में जो बैठक होने वाली है, मिनिस्ट्रियल जो बैठक है, उसमें 2 एजेंडे हैं। एक एजेंडा है कि डोमेस्टिक स्टॉक होल्डिंग को, जो पीस क्लॉज के तहत हमको फ्री मिल गई थी, उसको 15% किया जा रहा है टोटल प्रोडक्शन का। जी और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो फेयर ट्रेड का कॉन्सेप्ट को पाने के लिए बाउंड्री लेस बिजनेस या बाउंड्रीलेस ट्रेड किया जाए, इसको बाउंड्रियों में नहीं बांटा जाए, और जो ट्रेड हो वो ऐसा हो जैसे वर्ल्ड में एक पॉइंट पे कहीं हो रहा है तो वो इंडिया में भी उसी तरह से होना चाहिए। ये दो एजेंडा हैं। ये दोनों एजेंडा गेट के बाद जब डब्ल्यूटीओ बना था, उसके मेन कॉन्सेप्ट में यही था कि फेयर ट्रेड के लिए ये करेंगे। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को चलाने के लिए उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर वो जब बड़ा होने लगता है तो उसको उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब डब्ल्यूटीओ ने कहा कि साहब हम जो है आपको एक्सपोर्ट में जो सब्सिडी दे रहे हो उसको घटवाएंगे, डब्ल्यूटीओ ने कहा कि आप अभी दे सकते हो सब्सिडी, और उसका परसेंटेज फिक्स कर दिया 10%, 5%, जी डेवलप्ड को 5%, डेवलपिंग को 10%। फिर उन्होंने कहा बिल्यू सब्सिडी तो ठीक है, ऑन डिमांड कोई बाई चांस आ जाता है, पीरियोडिक वो देते हैं। फिर ग्रीन सब्सिडी आपने ये बताया था कि ग्रीन सब्सिडी में इन लोगों ने तो अपना कर लिया, पहले से ही तैयार हो गए और उन्होंने कर लिया, और हमको मना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कर कुछ नहीं लिया, R&D का तो हमको भी है, हमारे पास भी है, उनके पास कुछ सरप्लस मनी है, उस सरप्लस मनी को वो अपने पुअर नेशनल को दे देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आज तक। अब हमारा ये मुद्दा है कि हम चूंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारा जैसे ही हमें 10% मिला तो हम ये कह रहे थे कि हमको तो ये 20 हो जाना चाहिए। भाई हमारा सोच तो ये था। अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रख दिया था कि भाई 10% को भी धीरे धीरे समाप्त करना है। और जब समाप्ति का टाइम आ रहा है, अभी जो पीस क्लॉज के लिए 4 साल दी थी वो 18 में समाप्त हो गई। अब जब 18 के बाद वो वहां पे होना था उसमें कजाकिस्तान में, वहां हुआ नहीं ये बैठक क्योंकि वो पेंडेमिक आ गया। अब वो बैठक हो रही है जिनेवा में, अब हो गई 21। तो ये तो पक्का मान लो पीस क्लॉज तो गया। अगर ये हमारा एजेंडा जो 15% वाला भी मान ले तो ये बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ये जो पीस क्लॉज आपको दिया गया था, हमको दिया गया था, मतलब ये तो हमारी डिमांड पे दिया गया था, और वो डिमांड उन्होंने यूं ही पूरी नहीं कर दी थी कि हमसे कुछ लिया ना हो। उन्होंने जो डिमांड पूरी की थी, भाई ठीक है तुम अपने पुअर जो पॉपुलेशन है उसको डोमेस्टिक स्टॉक होल्डिंग रख लो, लेकिन हमको आप ये एग्रीमेंट करके दो। और उन्होंने क्या एग्रीमेंट कराया था? जिस दिन प्रभु ने इस पे साइन किए थे कि पीस क्लॉज बनवाने पे, उसी दिन ये साइन भी हुए थे जो मैं बता रहा हूँ, वो आप शायद मिस कर गए। ये साइन हुए थे कि साहब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डूइंग करोगे, आप अपने देश में ऐसा फ्रेमवर्क बनाओगे जो फेयर ट्रेड को सपोर्ट करेगा। इस पे साइन हुए थे। अगर ये वो बना गए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए तो उन्हें बनाना पड़ेगा। 4-5 साल जो भी इन्होंने वो ले लिया पीस क्लॉज के तहत छूट, उसमें अभी हम हाथ जोड़ के ये कहेंगे भाई 15% तक कर दो, लेकिन इससे नुकसान कितना होने वाला है किसान को, ये हम सामने देख रहे हैं कि जब हम 50% खरीद रहे हैं तभी हम बिलबिला रहे हैं, हमारी सारी जान निकली हुई है, हमारा पूरा देश उथल पुथल हो रहा है। जब वही 35% घट जाएगा, 15% पा जाएगा तो क्या होगा? तो 2 तरीका है। एक तो ये ग्रीन सब्सिडी हमें बढ़े, और उसका क्यों कैसे बढ़ेगी, वो बिल्कुल बेसिक थॉट है कि ग्रीन सब्सिडी बढ़े तो हमारा किसान बचे। तो वो कैसे बढ़ेगी? जब बढ़ेगी जब देश का सरप्लस हो। और सरप्लस उन्होंने कैसे कमाया है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास जो सरप्लस मनी है वो कैसे आया? ये बिल्कुल छोटा सा सामान्य क्वेश्चन है। वो आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। वो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वो डेवलप्ड हो गए, अब उनके पास सरप्लस है, वो दे देते हैं। पर हमारा तो एक और अंटा लगा हुआ है अभी यहाँ कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ये कॉर्पोरेट को आगे करते हैं, हमको पीछे कर रहे हैं। तो हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होना देना चाहते।
ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम तो बन गए डेवलप, हम अब कार्बन यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे नॉन कार्बन एनर्जी यूज, अब तुमको हम कार्बन नहीं फूंकने देंगे। इसलिए उन्होंने भी रोक रखा है आपका डेवलपमेंट, यहाँ अंदर से भी रुका हुआ है डेवलपमेंट। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करोगे तो आपको ग्रीन सब्सिडी कहाँ से आएगी? तो इसलिए पहले माइंड मेकअप कर लो, माइंड को पहले साफ कर लें वाइसनेस को हटा के कि भाई करना क्या है। हाँ बिल्कुल करो, डिस्कशन करके मैं भी साथ रहूंगा, लेकिन ब्रेन साफ करके पहले ये देखो कहाँ से मिलेगा सही। जब तय हो जाए कि यहाँ से मिल जाएगा पक्का रास्ता, फिर आ जाए। राम राम। ठीक है लाल सिंह जी। अब मैं रूपचंद जी आपको ले लूं और दोनों के बीच में इंटरवेन के लिए हरवीर जी को पूरी छूट है कि जो भी आया इनका एजेंडा जो आ रहा है, क्योंकि मेरा एक संसदीय फोरम में हम क्या कि शेडो कैबिनेट के तहत काम करते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई बात उधर की भी आए, एक तरफा बात नहीं आए। इनका एक वेल्थ क्रिएट की थ्योरी आई मोदी की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आया, हम अपना धन इकट्ठा करेंगे, जब धन इकट्ठा होगा तो आप पेनिट्रेट होकर के गरीबों तक पहुंच जाएगा, जब होगा तो चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से अनाज लाएं चाहे कैसे भी करें, एक अपना फंडा होगा, वो एक डायरेक्शन हो गया, वो सोच अपना उनका अपने स्तर पे एक सरकार का सोच है। अब रूपचंद जी जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। रूपचंद जी आप अपना बात इंटरवेन करके और इस बात पे हम दिशा इस पे बढ़ रहे हैं कि 8-9 दिन में एक तो कुछ करें। एक बात तो ये है कि आपका भी शार्क लेवल का ग्रुप है, काफी लोग हैं साथियों के बीच में, हमारे पास टाइम है, लेटरेड है, ईमेल का जमाना है, इस तरह से करके और मीडिया के हमारे साथ भी जुड़े हुए और भी हम जोड़ेंगे। तो एक तो ये बात आए और एक बात ये आए कि ये WTO का जो झमेला या जिन है, इस जिन से हम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कैसे जान छुड़ा लें या क्या करें, बहुत बहुत बड़े हम कंफ्यूजन में है। जैसा शुरू में ही बात उभर करके ये आई थी कि हम तो ज्ञानी थे ही नहीं, ये यहाँ से गठरी बांध के वहां चले गए, साइन करके आ गए, और जो मिनिस्टर थे वो खुद ही एसी के ओरिएंटेड थे। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बातें कह रहा है कि भाई आप एसी में बैठे बैठे कहीं ऐसे मत बनाओ, ऐसे कानून हो रहे हैं। तो वस्तुस्थिति बहुत नाजुक है और हम एक्टिविस्ट लोग अपनी सीमा में थोड़ा बहुत हलचल करते हैं। तो रूपचंद जी जम्मू से आप अपनी बात करो को फिर मैं इस पे दोनों बातों पे हरवीर जी को वापस लेऊंगा, फिर वीरेश जी और इनको साथियों को भी लेऊंगा। रूपचंद जी आप अपनी 5 मिनट में अपनी बात को रखें। अच्छा, सब साथियों को नमस्कार। बहुत सारी बातें तो जो मैंने फ्रेमवर्क में सोची थी वो तो आ गई है, एक दो सब साथियों ने एक एक बात को कवर हो गई है। अब मैं 3 बातों पर आता हूँ जो रह गई। एक नई आई है कि हम वहां पर अपना मोटो एजेंडा क्या भेजें। पहले मैं वो बात कर लेता कि अभी जो ग्लासगो में मीटिंग हुई है COP26, उसमें UN जनरल सेक्रेटरी ने साफ ये बात कही है कि हम लोग खुद अपनी आने वाली पीढ़ी या अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। एक बात जब ये कह दिया उन्होंने, और ये कह दिया कि ये रेड वारंट है, रेड कोड है, ये सब कमेंट्स ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का डेंजर जो है वो कितना बड़ा है, और डेंजर पैदा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मेन आती हैं। हमने एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने ये कर दिया। इसके दो इसकी पोजीशन है कि इतनी सरप्लस फूड होती है वर्ल्ड में, उसमें से आधी खुराक जो है वो वेस्ट चली जाती है, आधी खुराक कंज्यूम होती है, क्योंकि काम ट्रेड का है। जिनके पास कंज्यूमिंग मनी नहीं होता, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, वो भूखे मरेंगे और स्टॉक पड़ा रहेगा। और ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ही 8 से 10% जो है वो ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। तो हमको जो एजेंडा लेना चाहिए इस हालात में जो अभी मीटिंग हो रही है कि कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट इमरजेंसी या क्लाइमेट क्राइसिस, जिसमें 10 साल का टाइम दिया, 14,000 साइंटिस्ट ने कह दिया है कि ये कंपनियां और पार्टियां ये हमारे एजेंडा नहीं मानती, अगर जनता कुछ कर सकती है तो वो कर ले। और वो प्रूव हो गया है इंडिया में कि जो किसान एजिटेशन बैठे थे माइंस पार्टी पॉलिटिक्स, माइंडलेस किसी कंपनी की फंडिंग के, उन्होंने आज इस बात पर कंपेल कर दिया है कि 9 महीने के बाद
सरकार ने अपने 1 साल पूरा उनको बदनाम करने की कोशिश की। दैट विल हार्ड टू बी रिपील्ड नाउ इन द पार्लियामेंट एक बार। और इसलिए हमको इंडिया में या वर्ल्ड में एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक नेचुरल एग्रीकल्चर होनी चाहिए। उसमें एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन होगा और ग्रीन बक्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए खूब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में जितना भी आप फॉरेस्ट्री वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो दोगे वो सारा आप ग्रीन बक्स में डाइवर्ट कर सकते हैं। और 50 से 60% अगर बजट किसानों को दिया जाए तो वो लोग हमारे बच्चे इंडस्ट्री छोड़ करके खेती बाड़ी में भी आ सकती है और ये हर आदमी को जॉब दे सकता है। ये एक नया एजेंडा जो हम वहाँ भेज सकते हैं, ये होना चाहिए। अब बात आता हूँ मैं जो कुछ चीजें छूट गई कि ये जो सिस्टम जो चल रहा है ये तो मनी सेंट्रिक और पावर सेंट्रिक सिस्टम और सारा मनी कम्युलेशन पर झंडा लगा हुआ। इसके लिए उन्होंने 2 फार्मूलेशन बनाई थी। 2008 में डिस्कशन स्टार्ट हुई कि ये जो ट्रेड है इससे कभी श्रम पा जाता है, कभी मेल्ट डाउन हो जाता है, कभी ये हो जाता है। तो अब वो 17-18 में जहां पहुंच गए हैं कि 4-5 चीजों का ट्रेड जो है ये लगातार पैसे ला सकता है। उसमें एक है फूड का ट्रेड, एक है पानी का ट्रेड, एक है हवा का ट्रेड ऑक्सीजन का ट्रेड, और एक है हेल्थ का, वैक्सीन कहो आप, मेडिसिन कहो, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहो। ये 4-5 ट्रेड जो हैं ये हर आदमी मरता क्या नहीं करता, हर डाइंग पर्सन को ये चीज़ों की जरूरत है, चाहे वो पानी पीना हो, सांस लेना हो या कुछ भी, उसके सप्लीमेंट में अब जो नया एजेंडा बन गया है 2017-18 के बाद कि इन चीज़ों को फोकस किया जाएगा। अब ये जो WTO है इसके 5 बड़े पिलर जिसके तहत पहले हमको उन्होंने घेर के रखा। एक तो है ट्रिप, वो इंडिपेंडेंट लॉ बना। एक ट्रिम, वो इंडिपेंडेंट बना। एक है जनरल सर्विस एंड ट्रेड एंड सर्विसेज, वो अलग बना। एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर, और एक वर्ल्ड बैंक की फंडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपने उद्घाटन से ही इंडिया के नेचुरल एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड इंडस्ट्रियल मोड। ये जो इंडस्ट्रियल मोड जो आ गया है एग्रीकल्चर में, इसने आकर के हमारा वो जहां लाके खड़ा कर दिया कि आपके पास राशन भी है, सरप्लस पड़ा हुआ गोदामों में, फिर भी हमारी सरकार को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ता है। इसका मतलब ये जो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी या अनइक्विटी है, पॉवर्टी और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जब तक इन इशुओं को हम डिबेट में नहीं लाते तब तक हमारा जो है वो आगे चलना जो नामुमकिन है। और ग्रीन बक्स में सब्सिडी जो है नेचुरल एग्रीकल्चर की दी जा सकती है और जितना चाहो उतना दे सकता हो। सरप्लस मनी जो पड़ा हुआ है इंडिया में, जिनके हम हथियार खरीदते हैं, जिनसे हम वेपन पर लगा देते हैं, जिसमें हम आर्मी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ये है वो है, और लोगों के लिए जो हम सारा जगह एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, जो पार्टियां कंपनियां सारियां, अगर इनको कम कर दिया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया के जो कोर्स ग्रेन का इम्पोर्टेंस है, रागी है, बाजरा है, इनकी अब मार्केटिंग कर सकते हैं जिसमें ग्रीन, और इनसे पानी भी। ये मेरी तरफ से शॉर्ट राय है। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी। ग्रीन बॉक्स में मोटा मोटा आपने सही कहा कि एनवायरनमेंट की बात भी हम ला सकते हैं। एनवायरनमेंट है, डिजीज कंट्रोल है, फ्लड कंट्रोल है, इंश्योरेंस है, ये R&D है, ये सारे कुछ इसमें ग्रीन में आ रहे हैं। अब सरकारें इसको पता नहीं क्यों, क्या कारण रहा होगा या क्या दबाव नहीं होगा या हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम MSP की बात तो बहुत लंबी चौड़ी इसको पकड़ के बैठे हैं, लेकिन ये लड़ाई ग्रीन बॉक्स से शुरू होनी चाहिए। फिर मैं हरवीर जी एक पॉइंट मेरी ओर से भी मैं जोड़ दूं कि हमारे UNFP के साथी हैं जो हमारे साथ में हमेशा कई बार मीटिंगों में आते हैं, उन्होंने एक रिसर्च करके हमें ये बताया कि पेड़ों से कार्बन का क्रेडिट मिल रहा फॉरेस्ट से, लेकिन किसान जो फसल उगाता है उस फसल से 4 लाख करोड़ सालाना का हम कार्बन सिंक भी करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, इसका क्रेडिट देते हो और MSP की हमारी जान छोड़ दो। आप चूंकि मीडिया से हटे थे इसलिए कई मीटिंगों में बात आए, तो इस कार्बन क्रेडिट को सिर्फ फॉरेस्ट तक बांधना नहीं है, एग्रीकल्चर में भी बांधना, ये भी बात हमारी कहीं ना कहीं इसमें आनी चाहिए, ये बात हम उसमें लेंगे।
तो अब मैं आपको ही ले लूं हरवीर जी, आपको। एक मिनट और उसी बात याद आ गई मुझे, जो आपने कही ना कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जो क्रॉप डैमेज होता है, उसकी कैलकुलेशन उन्होंने जो की है साइंटिस्ट ने, जो सागर दारा जो हैं यूएनईपी के कंसल्टेंट रहे हैं, वो है 1,00,000 करोड़। वो अलग से 1,00,000 करोड़ वो क्रॉप डैमेज है जो थर्मल पावर के से या इंडस्ट्री के पोल्यूशन से क्रॉप को, किसान के क्रॉप को डैमेज होता है। वो भी इसमें अगर डाल दिया जाए तो वो भी ग्रीन बक्स में आता है। ठीक है हरवीर जी, आप अपनी बात को रखो, फिर वीरेश जी को मैं जिम्मा सौंपूंगा कि हम आगे इसमें 30 तारीख वाले में कैसा डॉक्यूमेंट बनाए, क्या करें, इन सभी साथियों से मिलके क्या करें। हरवीर जी देखिए, ये कई सारे अच्छे पॉइंट आए हैं जिसमें हमने ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात की है, और इसमें COP26 की भी बात हुई है जो ग्लासगो में अभी हुई है, उसको लेकर भी। तो ये बात तो सही है कि आप एनवायरनमेंट पे खर्चा करें, आप फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट दें, ये सब तो आपका ग्रीन बॉक्स में चला जाएगा, जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होगा और इनपुट कॉस्ट का हिस्सा ना हो, ये पहलू है। अब हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अभी देखिए, मैं जैसे जहाँ से शुरू किया था मैं फिर वहाँ जाऊँगा। अब COP26 हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बड़े बड़े वादे करके आ गए, तालियां पिटवा के आ गए। बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि देखिए एक आदमी है जो सोलर अलायंस की बात करता है, क्योंकि बिकॉज हम थिएट्रिक में ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारे तालियां बज जाए बाकी सब तो देखा जाएगा। तो सवाल है कि ये बताइए कि इसी पूरे एनवायरमेंटल इश्यूज में अब कहा जाता है कि साहब ये आपका जो गैसेज का एमिशन है वो एग्रीकल्चर में बहुत होता है। अब उसमें हमारी दो चीजों को टारगेट कर लिया उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में। एक तो कि साहब राइस प्रोडक्शन में बहुत एमिशन होता है, इसको कम कीजिए। अब इस तरह की बातें एनवायरमेंटलिस्ट करने लगेंगे। एक कहते हैं कि साहब आपका एनिमल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ भी बहुत एमिशन होता है, तो इसको कैसे कम करें। तो दो तो पहले आपके ऊपर हमले हो गए हैं, आपकी खेती पे भी हो गया, पशुपालन पे भी हो गया है एनवायरमेंट के नाम पे। जहां तक आपने कहा कार्बन क्रेडिट की बात है, वो फॉरेस्ट कवरेज बढ़ेगा, वो सब जो है, देखिए जैसे हमारा शुगर केन है, शुगर केन इज ए ग्रीन क्रॉप, उसमें हम इंडस्ट्री में जब केन जाता है तो पानी भी आपको ज्यादातर इस्तेमाल हो जाता है, बल्कि 10-15% इरिगेशन के लिए वापस भी मिल जाता है। पावर का आपको जरूरत नहीं पड़ती, सारा पावर वहीं से जनरेट होता है, वहीं कंज्यूम होता है, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब उसमें क्या है कि मिलें कार्बन क्रेडिट लेती हैं, उसमें मैं आपको बताऊं जो है, और वो जो कार्बन क्रेडिट लेती है लेकिन उसको हिस्सेदारी फार्मर्स के साथ करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ तो पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तो ऐसा है ना कि जो उनके नाम पे आप जो बेनिफिट ले भी रहे हो तो उनका बेनिफिट आगे आप उन तक उसको ट्रिकल करते नहीं हो। क्योंकि चैलेंज मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिसी एनवायरनमेंट का चैलेंज एक बहुत बड़ा है। अब इसमें जैसे अभी हो रहा है कि सब ये डायरेक्ट सब्सिडी वाला अगर आएगा इशू, जैसे अभी इसमें कि साहब ग्रीन बॉक्स में ले जाओ तो फार्मर्स को अभी जो 6,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि उनको 12,000 दे दो। तो अब 12,000 तो दे दोगे, लेकिन उसका रियल बेनिफिशियरी कौन है? जो एक्चुअली कल्टीवेशन कर रहा है वो उसका बेनिफिशियरी है नहीं है, या दूसरे कौन लोग हैं? अभी पीछे रिपोर्ट आई है कि साहब गलत लोगों को मिल गया, वो वापस भी दे रहे हैं पैसा वापस। हमारे यहाँ तो बहुत सारे झोल है ना। तो जब सेंटर में उस तरीके से जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है, वेलफेयर है, वो नहीं है तो कैसे होगा? और ये बात ठीक है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या एडवांस इकोनॉमीज हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है और उनके पास पैसा है, तब वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका नेशनल इनकम हमसे बहुत बड़ा है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हम कुछ भी कह लें, अभी भी हम लोग खुश होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर जब भाषण देता है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो आप उसको सेलिब्रेट करेंगे या उस पर आप रोना रोएंगे कि आपके देश में अभी ये हालत है कि 80 करोड़ लोग अपना खाने लायक नहीं कमा पाते। तो अभी ये स्थिति है ना। आज ही मैं अभी एक इन्फॉर्मेशन देख रहा था, गवर्नमेंट ने कोई एक पोर्टल बना दिया वर्कर्स का, तो उसमें जितने जो लोग
दर्ज हुए हैं उसमें 99% का जो इनकम है वो 10,000 रुपये से कम है। तो हम ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देखिए उससे हम वो तो मिस कर गए। अब इसमें कोई कुछ भी कहता रहे, इंडिया कैन नॉट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए दुनिया में जो लोगों ने कर लिया। चाइना इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी बना बहुत तेजी से पिछले 30 साल में, और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी है। उस तरह से आप देखिए, तो वी हैव मिस्ड द बस। और जो हमारे जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट का एक स्टाइल भी हो गया कि कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा दो। आप मुझे ये बताओ कि हमारा कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जो जिसमें कई लोग एशिया के सबसे बड़े अमीर भी है, उन्होंने ऐसा क्या R&D की, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए जो दुनिया में उन्होंने उस मार्केट को कैप्चर कर लिया हो। यहाँ हम रेंट सीकिंग इकोनॉमी पे चलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने मुताबिक पॉलिसी बनवाते हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म में आगे चलते हैं। उनका तो भला हो रहा है, वो तो मौज कर रहे हैं, उनकी तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या ना हो उनका हो गया है। तो जब इतना कॉन्ट्राडिक्शन है पॉलिसी में, और एग्रीकल्चर को आप स्क्वीज कर रहे हो, फार्मर को आप स्क्वीज करते जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस कुछ और हो गया। तो ये तो सबसे पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा लोगों को कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी नहीं हो सकते, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी रहेगी, अगले 30-40 साल तो रहेगी, आगे क्या होगा दिखेगा। तो या तो आप उसको मजबूत कर लो, वहां पे इनकम एनहांसमेंट के रास्ते ढूंढ लो। जैसे अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है आप भाई ट्रेड में चले जाओ, आप ग्लोबल ट्रेड में अगर ज्यादा कर सकते हैं, या फिर जो ट्रेड डिस्टोर्शन डोमेस्टिक मार्केट में उसको दुरुस्त कर लो, जिससे कि वैल्यू जो क्रिएट होती है ओवरऑल कंज्यूमर जो पे करता है उसमें फार्मर्स का जो शेयर है उसको कैसे इंक्रीज करोगे, उसका परसेंटेज क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं 60-65% होना चाहिए। अगर मतलब ये है कि 80% ना हो तो 60% तो हो सकता है ना। अब आप देखिए कि हमने 3 साल शुगर एक्सपोर्ट किया 60 लाख टन 65 लाख टन, इस बार भी करेंगे। तो उसके पीछे एजेंडा ये था कि सरप्लस है, गन्ने का दाम ठीक मिलेगा और इसको एक्सपोर्ट करने से इनके ऊपर बर्डन कम होगा। अब उसमें 1 दर्जन देश आपके खिलाफ WTO में गए हुए हैं। इस बार सब्सिडी बंद कर दी सरकार ने, ऐसे नहीं बंद की कि वो उनसे गुस्सा हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट से और उनके साथ दोस्ती खत्म हो गई। 1 दर्जन देश हैं, अगले 1 महीने के अंदर कैसे जाएंगे वहां पे। अमेरिका भी आपके अगेंस्ट है, थाईलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, अफ्रीकन देश है, तमाम सारे चले गए कि ये मार्केट को डिस्टोर्ट कर रहे हैं। और अभी 10 साल के पीक पे शुगर प्राइसेस हैं। अब उसका इम्प्लीकेशन देखो, यहाँ पे यूपी में 3 साल से शुगर केन का प्राइस फ्रीज रहा, उसके सारे इनपुट कॉस्ट बढ़े, तो डिस्टोर्शन तो यहाँ हो गया। और स्टॉक मार्केट में देखो सारी शुगर कंपनीज के स्टॉक्स हो गए 2 गुने, उनका वेल्थ हो गया 2 गुना। तो सवाल ये है ना कि ये प्रायोरिटी में है ही नहीं, तो ये तो क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर्चुनेटली ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले 30-40 साल में पहली बार ये जो एजिटेशन चला है साल भर, इससे क्या हो गया कि नाउ वी आर इन द फेज ऑफ के फार्मर लॉबी इज कमिंग बैक इन द मेन स्ट्रीम। और उसमें ये साबित हुआ है कि सबसे सो कॉल्ड मजबूत प्राइम मिनिस्टर को झुकना पड़ा। तो ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये जितना मजबूत होगा उतना फायदा ले सकता है। फिर ये जो WTO वाले जाएंगे या COP26 में जाएंगे, वो सोचेंगे यार ये इनसे भी जरा बात कर लो। नहीं तो आपको याद है कि 3 करोड़ रुपए जुर्माना और 7 साल की जेल का ऑर्डिनेंस पास हुआ था ये स्टबल बर्निंग को लेकर के। ये एजिटेशन ना होता तो वो तो हो गया था ऑर्डिनेंस कानून में तब्दील। उसको क्यों डाइल्यूट करना पड़ा? बिकॉज दे फेल्ट के ये एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है और दिक्कतें आएंगी पॉलिटिकली। तो इन डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप रखना पड़ेगा। हाँ ये है कि वेल इन्फॉर्म्ड, वेल स्ट्रेटेजिक उस रूप में जाएंगे तो आप अपने लिए कुछ कुछ फायदेमंद चीजें करा लेंगे, वो यहाँ कराएंगे और उसका रिफ्लेक्शन आपको जो ग्लोबल फोरम है वहां पे भी दिखेगा। मैं एक बात पे इंटरवेन करूंगा। मैं क्यों दोनों तरफ फोकस रखता हूँ, एग्रीकल्चर में मेरा शौक ज्यादा है, लेकिन I40 जो आया इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा देश कूद रहा है कि 65% युवा है। फेसबुक चलाने वाले लोगों में एक दिमाग में कीड़ा आया है हमारे कि I40 से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रोन घुमा लेंगे, हम मशीन लर्निंग का काम कर लेंगे, बिग डेटा का भी काम कर लेंगे। ये जो बूम आया है, ये बूम एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट होगा या कोई एक नई जमात खड़ी हो जाएगी जो फेसबुक की टाइप ऐसे चलेगी करेगी? ये बड़ा एक कंफ्यूज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से हो गया। इधर ये बात ठीक है कि हम प्रेशर ग्रुप में आ गए,
लेकिन एक फौज बिल्कुल खड़ी है, यूथ फौज। देखो आपको कहीं मैं इसमें जाना पड़ता है एज ए पैनलिस्ट के तौर पे भी, तो मेरा ये सवाल भी आप इस बात पे भी एक फोकस करें कि 4 दुनिया में ऐसे सेंटर खुले जिसमें बॉम्बे अपने खुला, I40 के नाम से I4.0 इंडस्ट्री का चौथा जो बूम आया, इसमें हम ये मानते हैं फेसबुक चलाने के बाद में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के बाद में, कि हमने तो मशीन लर्निंग, रोबोटिक, डेटाबेस और मशीन लर्निंग और क्रिप्टो करेंसी तो हम खड़ी ही कर लेंगे। मतलब ये जो आया ना, इसलिए ये इंडस्ट्री की ये जो है वो ढांचा इधर कूद रहा है। तो इसके बारे में भी आप अपनी अपनी बात को रखें, और फिर मैं वीरेश जी को लेऊंगा कि हम इसका मॉडल बना लें, क्यों टाइम भी हमारा हो रहा है अब कि इसको, क्योंकि हम टाइम बाउंड चलते हैं, ज्यादा 5-4 मिनट से ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट बीच में नहीं लेते, लेकिन एक सेशन सिस्टमेटिक चलता है। तो ये जो आपने कहा ना कि इंडस्ट्री हो नहीं सकती, इस पे मेरा एक सवाल है कि इंडस्ट्री 4.0 पे भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि वेल्थ क्रिएटर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, वेल्थ क्रिएट होगी, और जो इकोनॉमी की डिमांड सप्लाई की थ्योरी के सिवा ये होगा, और वो होगी तो हमारा सुब्रमण्यम ये कह रहा है ये होगा। इसके बीच में हम क्यों होंगे 5 ट्रिलियन का, कि हम जो है इंडस्ट्री 4.0 के साथ में अटैच हो रहे हैं। हमारे यूथ फेसबुक चलाते चलाते वहां पहुंच जाएंगे और हम सीधा कुछ कर देंगे। इस पे थोड़ा सी आप प्रकाश डालें, फिर वीरेश जी को देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक तो हमें एक भ्रम होता है कि बहुत सुंदर पीपीटी बना लो, उसको अच्छा प्रेजेंट करो, और ये सब बात करके सुंदर सुंदर फ्यूचर के प्रोजेक्शंस आप दे दो, उससे हो जाएगा। एआई हो, मशीन लर्निंग हो, डाटा हो, तो आप ये देखिए कि अब ये भी कहा जा रहा है कि डाटा विल बी न्यू ऑयल। हमारे देश में अभी एक डाटा प्रोटेक्शन का कानून तक तो बना नहीं है, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो सोशल मीडिया की कंपनियां हो, उनके ऊपर हमारा ना कोई कंट्रोल है ना दखल है। जब हमने उनकी मदद चुनाव जीतने में ले ली है तो हम उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। दूसरे, ये डाटा में भी अगर आप देखो कि जैसे जियो ने बड़े पैमाने पे अपने आप का एक्सपेंशन किया है, उसका कोई अपना कोई रिसर्च नहीं है, कोई उसके पास अपनी कोई नो हाउ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपने हिसाब से टिल्ट कराने का मादा है। तो इसलिए जो सज्जन कहते हैं कि वेल्थ क्रिएटर का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो वैसे ही वेल्थ क्रिएटर है। इसमें एक चीज मैं बताऊं कि एक डाटा स्टैक, एग्री स्टैक बन रहा है। एग्रीकल्चर के डाटा को कलेक्ट करने का एक एग्री स्टैक का एक नया फ्रेमवर्क बन रहा है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अग्रणी है। और तो और उसमें फिर अब क्या हो रहा है कि बेसिकली अब इशू क्या हो रहा है कि ये सारा काम है कि एग्रीकल्चर के इनपुट की मार्केटिंग और आउटपुट का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने का तरीका है कि वहां कहाँ आप इंटरवीन करेंगे। अब उसमें देखिए कौन प्लेयर है, उसमें ये बाबा रामदेव भी है। अब बताइए इसका एग्रीकल्चर से क्या एक्सपर्टीज है भाई, क्या लेने देना, कितने किसानों से ताल्लुक है, उसकी भी कंपनी को लाइसेंस मिला है इसका, फिर मतलब उसके साथ एग्रीमेंट किया है। वही एग्रीकल्चर ने 10-12 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, उसमें सिस्को के साथ भी किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किया है। उसमें कुछ ऐसी एग्री बाजार करके जो छोटी कंपनियां कल तक नहीं थी उनके साथ किया है, 10-12 कंपनियों के साथ आपने किया है। तो और अभी क्या है, पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है, और राजस्थान में कुछ गाँव है, कई जगह है कि वहां पे जैसे ही शुरू होगा वहां से प्रोडक्ट क्रॉप तक जाने तक आप उसका डाटा वो करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उसको फिर आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, आप बिजनेस मॉडल्स बनाएंगे उसमें। तो अब सवाल है कि अब ये बताइए कि कितने फार्मर ड्रोन खरीद के स्प्रे कराएंगे अपने खेत में पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का स्प्रे कराएंगे, कितने लोग जीपीएस से फार्म चलाएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये बात है 2012 की, शायद मैं 2012-13 की बात होगी। मैं एक फार्म पे था यूएस में, तो वहां पे उन्होंने वो करीब उसका होगा 10,000 एकड़ का फार्म था। तो उसने कहा मैं तो भाई जीपीएस इनेबल्ड मेरा फार्म है, हम 3 आदमी सारा लेते हैं। तो अब वो चीजें हमारा फार्मर कहाँ से लाएगा। आप उसके इन सब रास्तों से उसका इनपुट कॉस्ट ऐड कर रहे हो। और एक चीज आप मानिए कि दुनिया की बड़ी कंपनियां, अब फेसबुक तो है नहीं, वो तो एप्पल है, वो तो टेस्ला है, वो तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और बेचा, और हम अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी बात कर रहे हैं। सेल्स फोर्स बड़ी कंपनी होके आई है, वो सारा काम हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं जो कि जिनके पास इनोवेशन है और जो पॉकेट्स हैं उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। समय देना रूप सिंह जी। लेकिन उसमें काम ये है कि
इतना आसान नहीं है कि हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो नया मॉडल है, जो ये आपका एआई है या डाटा है या इसमें मशीन लर्निंग है, उसके थ्रू हम अपने आप को इतना ज्यादा जॉब क्रिएट कर लेंगे और इकोनॉमी को स्केल इतना बड़ा कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता। चलो ठीक है वीरेश जी, अब हाँ लाल सिंह जी अब अपने कह देंगे, वाइंड अप करें, कोई विशेष बात हो तो बता दो। विशेष ही है ये i4 के बारे में। नहीं ये चल रहा है अपना, इसमें अपने मान रहे हैं कि भाई ठीक है i4 भी चल रहा है तो देखेंगे। एक मिनट दो। देखो हम जो रूरल एरियाज के लोग हैं, हमारी समस्या है, सबको पता है कि हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का उनका एडवांसमेंट चाहते हैं, हमें मालूम है। लेकिन क्या हमने जो एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर रखी है, जिसमें कंप्यूटर होल्डर भी हैं, जिसमें ग्रेजुएट्स हैं, बीई हैं, हमारे ही बच्चे हैं। नहीं वो बात यही आई थी कि वो अनट्रेंड टाइप की है, ट्रेनिंग नहीं है उनको, पूरी अधूरी है। आपका अपनी पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो यार, अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मेरे ही गांव में 100 बच्चे हैं जो ग्रेजुएट से ऊपर हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, जो अच्छी से टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कृपा करके, आप जो एग्रीकल्चर से जो भी हो जाएगा उससे सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं होगा। हम रोक नहीं रहे हैं लाल सिंह जी। देखो भाई, आप मेरी बातें पूरी होने दो, आप पूरी नहीं होने दोगे तो मैं बेकार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ तो नहीं, 1 मिनट में बोलिए, बहुत पहले से बता रहा हूँ, हमको तैयार हो जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे इस बच्चे, अब आप एक बहुत सही मान लीजिए, आप कितना ही जद्दोजहद करो, कितने ही बिल वापस करवाओ, लेकिन हमारी समस्या का सॉल्यूशन बच्चों की नौकरी है, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट है ना। तो उनके लिए जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप उसको सरे से काट देते हो कि भाई मेरी खेती रह जाएगी और ये आ जाएगा, जबकि वो आके आपको नौकरी देगा। बस इसका ध्यान रखना। ठीक बात है, बात आ गई शॉर्ट में। वीरेश जी, अब हमारे पास में पहला तो टारगेट पॉइंट ये है कि इस मीटिंग में जाने के पहले हम मेघ सिंह जी, रूपचंद जी और इनका अपना जो ग्रुप है इसको मिलके और हरवीर जी के साथ कोई लाइजन बना करके और एक कोई एजेंडा टाइप मिलने का या ईमेल से भेजने का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, इसको भेजें, ये है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ अपनी बात को, ये जो लाइजनिंग ऑफिसर आप इसमें अपनी बात को रखें, तो हम 2-4 ग्रुप जो भी हैं उनको जोड़ करके और इस बात को पहुंचाएंगे। तो ये इस पे अपनी बात को रखो और आगे हमारी नजर इस पे रहेगी। ये MC12 इस पे वीरेश जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा मैक सिंह जी आप करिए। सर हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। देखिए सर, हरवीर जी ने एक बात कही थी कि पॉलिसी में कंट्राडिक्शंस हैं और सरकार को शायद ये भी बहुत बार नहीं पता होता, बहुत बार पता होता, बहुत बार नहीं भी होता कि करना क्या है, और बहुत बार ये भी होता है कि 4 कदम पूरा को चलती है,